जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का चैप्टर 7 देखेंगे। इसके पहले के 6 चैप्टर्स हमने बहुत जल्दी आपको बता दिए हैं, मतलब आपके कंप्लीट करा दिए हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक है, इसलिए वीडियोस जल्दी आ रही हैं। तो चैनल पर बने रहिए। जिसने अभी तक 6 चैप्टर्स नहीं देखे हैं पीछे के, वह चैनल पर विजिट करें, उनको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड क्लासेस। आप वहां से देख सकते हैं। सिलेबस के साथ साथ सभी चैप्टर्स उपलब्ध हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है यहाँ पर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सभी क्लासेस की नोट्स आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका रिवीजन जिससे हो जाता है। और अगर आप हैंड रिटन नोट्स अपना बनाना चाहते हैं तो आप वह भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर 7 में हमें पढ़ना है मुग़ल काल के दौरान व्यापार और वाणिज्य। तो मुग़ल काल के समय में, मुग़ल पीरियड में कैसा व्यापार था, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, हम उसको देखेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी राज्य की नीतियाँ क्या थी व्यापार को लेकर। मुग़ल काल में व्यापार और वाणिज्य, उसकी राज्य नीतियाँ कैसी थी। मुग़ल काल के दौरान अस्थाई सेना के साथ साथ कई प्रशासनिक कर्मियों को वेतन नगद में दिया जाता था। अर्थात मुग़ल काल में सबको एक प्रकार से नगद वेतन ही देने का प्रयास किया जाता था। जब्ती प्रणाली के तहत भू राजस्व का मूल्यांकन किया जाता था और नगद में भुगतान करना आवश्यक होता था। अर्थात नगद में ही सभी भुगतान होने लगे थे मुग़ल काल में। यहाँ तक कि जब किसानों को फसल बंटवारे जैसे मूल्यांकन के अन्य तरीकों को चुनने का विकल्प दिया गया, तब भी राज्य का हिस्सा आमतौर पर अनाज डीलरों की मदद से गांव में बेचा जाता था। अर्थात किसान जो थे उस समय के, उनको एक प्रकार से कई अन्य तरीकों को चुनने का विकल्प दिया गया, लेकिन उन्होंने यही विकल्प चुना और उसके साथ वह आगे बढ़े। यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 20% ग्रामीण उपज का विपणन किया गया था, जो कि एक प्रकार से उच्च अनुपात है। ग्रामीण अनाज बाजारों के विकास से छोटी टाउनशिप या कस्बों का उदय हुआ है। जो ग्रामीण अनाज के बीमार बाजार थे एक प्रकार से, उनका जब विकास हुआ तो वहाँ पर जो ग्राम हैं उनके पास में टाउनशिप या कस्बों का एक प्रकार से उदय हुआ। और रईसों द्वारा सभी प्रकार की विलासिता की वस्तुओं की मांग के कारण हस्तशिल्प उत्पादन का विस्तार हुआ और शहरों का धीरे धीरे विकास हुआ। जिस प्रकार से वस्तुएं धीरे धीरे अवेलेबल होने लगी, उत्पादन अधिक होने लगा। मांग अगर जिस चीज़ की ज़्यादा होगी उसको पूर्ण करने के लिए अधिक उत्पादन करना पड़ेगा, अधिक उसकी जो होगा उद्योग लगेंगे। इस प्रकार से उस समय विकास हुआ। फ्रांसीसी यात्री जो बर्नी हैं, उन्होंने कहा था कि व्यापारी गरीब दिखने की कोशिश करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका इस्तेमाल भरे हुए स्पंज की तरह किया जाएगा, यानी उनकी संपत्ति को निचोड़ लिया जाएगा। एक प्रकार से जो फ्रांसीसी यात्री बर्नी हैं, बर्नियर, वह कहते हैं कि जो यहाँ के गरीब किसान थे, जो व्यापारी थे, वह अपने आप को गरीब दिखाने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि वह सोचते थे कि अगर मैं अमीर दिखूँगा तो मेरा इस्तेमाल एक भरे हुए स्पंज के माफिक किया जाएगा, अर्थात मेरी संपत्ति को निचोड़ लिया जाएगा। लेकिन ये बात जो है पूरी तरह से सही नहीं लगती है, क्योंकि बर्नियर ने जो लिखा है ये एक प्रकार से आपकी तथ्यात्मक नहीं लगती है। शेरशाह के समय के सम्राटों ने व्यापारियों की संपत्ति की रक्षा के लिए कई कानून पारित किए। शाह के कानून सर्वविदित और जहांगीर के अध्यादेश में यह प्रावधान शामिल था कि यदि कोई भी चाहे अविश्वासी हो या मुसलमान मर जाए तो उसकी संपत्ति और प्रभाव उसके उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए और किसी को भी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी संपत्ति को एक प्रकार से हड़पा नहीं जाएगा किसी के द्वारा, उसके जो वंशज हैं, उसके जो उत्तराधिकारी हैं, उनको दे दिया जाएगा। आप बस ध्यान से सुनते रहिए, बहुत ही अच्छे से कहानी के रूप में यहाँ पर आपको ये जो नोट्स बनाकर लाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस एक बार आप सुनते रहिए। आप मुग़ल काल में कैसी व्यापार की नीति थी, वाणिज्य कैसा था, उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा और कुछ भी ना समझ में आए कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। वीडियो लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं, कमेंट करते भी हैं कि आप सर वीडियो लाइए, मेरा पेपर नज़दीक है, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। एक प्रकार से जब हम देखते हैं व्यू आता है 100 और लाइक लगभग आ जाते हैं 10-15, तो आप लाइक करने में कंजूसी मत किया करिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आगे हम देखेंगे
यदि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उन्हें संपत्ति की सुरक्षा के लिए निरीक्षकों और अलग अलग अभिभावकों को नियुक्त करना चाहिए ताकि उसका मूल्य वैध व्यय में खर्च किया जा सके, जैसे कि मस्जिदों या सरायों का निर्माण, टूटे हुए पुल की मरम्मत, टैंकों की खुदाई और कुएं। हालांकि स्थानीय अधिकारी व्यापारियों को परेशान करने के लिए हमेशा अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते थे, अर्थात अलग अलग नीतियां सबके लिए बनाई गई थी। ये थे उनके राज्य की नीति। अब हम देखें आंतरिक और बाह्य व्यापार कैसा था उनके मुगल काल में। भारतीय व्यापारिक वर्ग सुव्यवस्थित और अत्यधिक पेशेवर थे। एक प्रकार से उस समय जो व्यापार थी बहुत ही अपने उन्नति के मार्ग थी, विकास उसका अधिक तेज़ी से हो रहा था मुगल काल में। कुछ लंबी दूरी, अंतर क्षेत्रीय व्यापार और कुछ स्थानीय खुदरा व्यापार से विशेषज्ञता रखते थे। पहले को सेठ, बोहरा या मोदी कहा जाता था। पहले जो व्यापार करते थे एक प्रकार से उन्हें सेठ, बोहरा या मोदी कहा जाता था, जबकि बाद वाले को बेओपेरिस आर्बनिक कहा जाता था। आगे हम देखें, सामान की खुदरा बिक्री के अलावा बनियों के पास गांवों और कस्बों में अनेक स्वयं के एजेंट होते थे जिनकी मदद से वे खाद्यान्न और नकदी फसलें खरीदते थे। मतलब जिस प्रकार से कोई सेठ होता है वह अपने नीचे एजेंट या मजदूर लगा के रखता है और गांव के जो फसल हैं उनको नकदी देकर खरीदता है। व्यापारियों का एक विशेष वर्ग बंजारा था जो थोक सामान ले जाने में माहिर था। जो बंजारे लोग थे वह जाते थे किसानों के सीधे खेत से ही खरीद लेते थे, क्योंकि कुछ समय तक कर जो होते थे नगदी लिया जाता था, नगद रूप में लिया जाता था। तो जो किसान होते थे अपने जो अन्न उत्पादन करते थे जितना कर देना होता था 1/3 भाग उतना वह बेच देते थे और नगद वह एक प्रकार से उन्हें कर अपना दे देते थे। बंजारे लंबी दूरी तय करते थे, कभी कभी हजारों बैलों के साथ अनाज, दालें, घी, नमक आदि ले जाते थे। कपड़ा, रेशम आदि जैसे अधिक महंगे सामान ऊँटों और खच्चरों या गाड़ियों में लादे जाते थे, लेकिन नाव पर नदियों के माध्यम से थोक सामान ले जाना एक प्रकार से सस्ता पड़ता था, जो कि अब भी पड़ता है। कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना हो, आप देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय हो या आपके क्षेत्र में ही हो, अगर आपको एक प्रकार से नाव के माध्यम से ले जाना पड़े तो वो आपके लिए अब भी सस्ता है। एक प्रकार से ये बातें तथ्यात्मक लगती हैं और सही भी लगती हैं। तो आगे हम देखेंगे जलमार्गों पर नाव यातायात और समुद्र तट पर तटीय व्यापार अब की तुलना में अधिक विकसित था। जो इस समय नाव यातायात और समुद्र तट की तटीय व्यापार हैं, जो अब की व्यापार की नीति है उससे अधिक विकसित था। उस अवधि के दौरान खाद्य पदार्थों का व्यापार और कपड़ा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला अंतर क्षेत्रीय व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण घटक थे। बंगाल चीनी और चावल के साथ साथ नाजुक मलमल और रेशम का निर्यात करता था और कोरोमंडल तट का कपड़ा उत्पादन का केंद्र बन गया था। जो कोरोमंडल का तट था वह एक प्रकार से वहाँ पर कपड़ा उत्पादन होता था और उसे एक प्रकार से कपड़ा उत्पादन का केंद्र बना दिया गया था। और गुजरात के पास इसका तेज व्यापार था, वह विदेशी वस्तुओं का प्रवेश बिंदु था। यह उत्तर भारत में बढ़िया वस्त्र और रेशम का निर्यात करता था, जिसमें बुरहानपुर और आगरा व्यापार के 2 प्रमुख बिंदु थे। यह बंगाल से खाद्यान्न और रेशम प्राप्त करता था और मालाबार से काली मिर्च भी आयात करता था। आगे अगर हम देखें तो उत्तर भारत विलासिता की वस्तुओं का आयात करता था। एक प्रकार से जैसे कि अफीम या फिर उनकी मदिरा पान की वस्तुएं, ये सभी उत्तर भारत से आती थी। और नील तथा खाद्यान्न का निर्यात भी करता था। लाहौर हस्तशिल्प उत्पादन का एक प्रकार से केंद्र था। अलग अलग क्षेत्रों में आपको वैसे भी पता होगा कि उत्पादन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों का होता है, क्योंकि अलग अलग जगहों की अलग अलग मिट्टी होती है, उसकी उपजाऊ होती है, उसकी तापमान या उसका एक प्रकार से वायुमंडल वहाँ का होता है, जिससे सभी चीज़ों पर फसलें निर्भर करती हैं। तो अलग अलग जगहों का जो क्षेत्र था अलग अलग था। लगभग आप जानते होंगे कि उत्तर भारत में क्या होता है, दक्षिण भारत में क्या होता है, तो अलग अलग उनकी नीतियां थी। तो वहाँ से जहाँ पर ये वस्तुएं होती थी वहाँ से दिल्ली आया करती थी, क्योंकि दिल्ली जो था एक प्रकार से व्यापार का गढ़ था। यह कश्मीर के विलासिता उत्पादों, शॉल, कालीन आदि का वितरण केंद्र भी था। जो कश्मीर है वहाँ से शॉल आता था, कालीन आता था और पंजाब और सिंध के उत्पाद सिंधु नदी तक चले जाते थे। इसके एक ओर काबुल और कंधार के साथ और दूसरी ओर दिल्ली और आगरा के साथ घनिष्ठ व्यापार संबंध
थे। आगे हम देखें उनकी यूरोपीय व्यापार उस समय कैसा था, मतलब यूरोपियों का व्यापार उस समय कैसा था। 16वीं सदी के मध्य में 18वीं सदी के मध्य के बीच भारत का विदेशी व्यापार लगातार बढ़ता गया, क्योंकि उसी समय पुर्तगाली आए थे 1498 में, उसके बाद धीरे धीरे यूरोपी आते गए। इसका कारण इस अवधि के दौरान भारत आने वाले विभिन्न यूरोपीय कंपनियों की व्यापारिक गतिविधियां थीं। प्राचीन काल से ही भारत के पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, लेकिन 7वीं शताब्दी ईसा से इसका समुद्री व्यापार अरबों के हाथों में चला गया था, जिनका हिंद महासागर और लाल सागर का प्रभुत्व था। उन्हीं से वेनिस और जेनोवा के उद्यमी व्यापारी भारतीय सामान खरीदते थे। अरबों और वेनिसियों द्वारा भारत व्यापार पर इस एकाधिकार को पुर्तगालियों द्वारा भारत के साथ सीधे व्यापार द्वारा तोड़ने की कोशिश की गई। जब पुर्तगाल एक बार आए थे, मतलब एक प्रकार से जब वो आए थे, तो पुर्तगाल के जो भी कंपनियां थीं उसकी अकबर के साथ कैसी नीति थी, तो वह उससे उत्तर पश्चिम में मिला था। गुजरात में जो पुर्तगाली थे उससे मिले थे और वहाँ पर एक संधि हुई थी दोनों के बीच। अकबर ने कहा था जो भी हमारे मक्का मदीना जाते हैं उनको रास्ते में जो ईसाई धर्म के लोग हैं उन्हें एक प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, वहाँ पर जाने नहीं देते हैं, तो उसमें कोई अवरोध नहीं आना चाहिए। ऐसी संधि उसने पुर्तगालियों से की थी और पुर्तगाली इसको माने भी थे। 15वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही की भौगोलिक खोजों ने विश्व के विभिन्न देशों के व्यापारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला और दूरगामी परिमाण एक प्रकार से परिणाम उत्पन्न किए। वास्को डी गामा द्वारा केप ऑफ गुड होप के माध्यम से यूरोप से भारत तक एक नए समुद्री मार्ग की खोज की सभ्य दुनिया पर दूरगामी प्रभाव पड़ा, मतलब सभी दुनिया पर एक प्रकार से दूरगामी प्रभाव पड़ा जब वास्को डी गामा ने भारत की एक बार से खोज कर ली थी। आगे हम देखेंगे भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बाद अन्य यूरोपीय समुदायों का आगमन हुआ और जल्द ही भारत के तटीय और समुद्री व्यापार पर यूरोपीय लोगों का एकाधिकार हो गया। इस अवधि के दौरान जो यूरोपीय व्यापारी भारत आए वे पहले के विदेशी व्यापारियों से भिन्न थे। उन्हें अपनी अपनी सरकारों का राजनीतिक और सैन्य समर्थन प्राप्त था। एक प्रकार से जो पुर्तगाली आए थे उनको नहीं प्राप्त था अपने सरकार का, अपने उस समय उनके जो सरकार थी उनसे कोई भी समर्थन नहीं प्राप्त था। तब भी वह बहुत विकसित हुए थे, उन्होंने शुरुआत की थी और उन्होंने ही एक प्रकार से अधिकार धीरे धीरे प्राप्त करना शुरू किया था। वे व्यक्तिगत व्यापारी नहीं थे बल्कि अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब पुर्तगाल के बाद, फ्रांस के बाद जो आए थे फ्रांसीसी जो डुप्ले थे उनको ज़्यादा एक प्रकार से प्रशासन से मदद नहीं मिली थी। श्रेष्ठ नौसैनिक शक्ति के बल पर अपने समुद्री व्यापार को स्थापित करने और सुरक्षित रखने का प्रयास करते थे। समय के साथ उनके व्यावसायिक उद्देश्य क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं में बदल गया और वह धीरे धीरे क्षेत्र पर अधिकार जमाने का प्रयास करने लगे थे। जो पहले आए थे वह व्यापार की नीति से ही आए थे, व्यापार के विचार से ही यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने जब देखा धीरे धीरे यहाँ के जो सम्राट हैं उनमें एक प्रकार से भेदभाव हो रहा है, उनमें लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपसी मतभेद हो रहे हैं, तो उन्होंने इसका धीरे धीरे फ़ायदा उठाना शुरू किया। जब उन्हें छोटे क्षेत्र मिले तो उनकी लालसा धीरे धीरे बढ़ती गई। वह आगे चल के पूरे भारत पर कब्जा करने का एक प्रकार से विचार बना लेते हैं और जो कि करते भी हैं, और फिर उनका धीरे धीरे पतन भी होता है। फिर आगे हम देखेंगे परिवहन एवं संचार में किस प्रकार से व्यापार पर परिवहन एवं संचार का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। मतलब जो व्यापार होता था उसमें परिवहन का क्या उपयोग हुआ, परिवहन के द्वारा व्यापार कितना सुलभ हुआ। परिवहन के साधन सस्ते और उनकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त थे। कुछ यूरोपीय यात्रियों की शिकायतों के बावजूद सड़कों पर सुरक्षा संतोषजनक थी और इसे बीमा द्वारा कवर किया जाता था। प्रमुख राजमार्गों पर 5 कोस की दूरी पर सरायों के साथ यात्रा के साधन उस समय यूरोपीय जितने अच्छे थे। मतलब यूरोपियों की जो व्यवस्था थी परिवहन की एक प्रकार से बहुत ही अच्छी थी। जैसे कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक प्रकार से आप विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि कोई भी व्यापार हो रहा हो तो उसमें अगर ट्रक, जो आज के समय में ही देख लीजिए, ट्रक ना हो तो एक स्थान को से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को ले जाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो ट्रक के आने से व्यापार में एक प्रकार से सुलभ यह हुआ कि टाइम की बचत हुआ और साथ ही साथ साधन जो है वह बहुत अच्छे से कार्य करने लगे। जो वस्तु हैं सुरक्षित
एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने लगे तो व्यापार धीरे धीरे बढ़ा, क्षेत्र बढ़ा, किसी एक क्षेत्र की वस्तुएं दूसरे क्षेत्र में पहुंचने लगी। इस प्रकार व्यापार में बहुत ही भारी यहाँ से मदद मिली परिवहन के द्वारा। मुगलों ने सड़कों और सरायों पर ध्यान दिया और जिससे संचार आसान हो गया। मुगलों ने सड़कों का निर्माण भी कराया, सरायों का, जिससे एक प्रकार से जो संचार है एक जगह से दूसरी जगह का वह आसान हो गया। साम्राज्य में प्रवेश के समय वस्तुओं पर एक समान कर लगाया जाता था। सड़क उपकर या राहदारी को अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब सड़क पे चलने का कोई भी कर पहले देना पड़ता था, फिर उसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। हालांकि कुछ स्थानीय राजाओं द्वारा इसकी वसूली जारी थी, मतलब कुछ राजा उसकी वसूली कर रहे थे। हमने आपको जो बताया बहुत ही एक प्रकार से सामान्य भाषा में बताया, साधारण भाषा में, जिससे बस एक प्रकार से आपको निचोड़ समझ में आ जाए। मतलब राजनीति कैसी थी व्यापार के लिए और यूरोपियों की क्या व्यवस्था थी आपने देखा, और किनको किनको लाभ हुआ, सभी बातें हमने देखी। मतलब मुग़ल काल के दौरान व्यापार कैसा था और परिवहन का उसमें क्या प्रभाव पड़ा, और जो अकबर था पुर्तगालियों से सर्वप्रथम उसका यूरोपियों से सबसे पहले जो पुर्तगाली था उससे ही उसका संबंध बना, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और उसने धीरे धीरे अधिकार देने शुरू किए। तो वहाँ से एक प्रकार से वृद्धि होती गई। यूरोपियों के आने से एक प्रकार से जब शुरुआती दौर में व्यापार बढ़ा था, फिर जब उनकी लालसा यह बढ़ गई क्षेत्र को अधिकार करने का, तो धीरे धीरे वह यहाँ के लोगों का लाभ न देखकर अपने लोगों का लाभ ज़्यादा देखने लगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे व्यापार बढ़ा। मुग़ल समय में बहुत ही अच्छा व्यापारी नीति था, जो कि हमने आपको बताया। रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो तो पूछिएगा।